नमस्कार बच्चों। आज प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन सीरीज का चौथा लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे वस्तु एवं प्रतिबिंब के बारे में। वस्तु क्या होती है और प्रतिबिंब क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वस्तु किसे कहते हैं। प्रकाश अध्ययन के अनुसार ऐसी हर एक चीज जो या तो खुद प्रकाश उत्पन्न कर सकती हो या किसी दूसरी वस्तु द्वारा उत्पन्न प्रकाश को परावर्तित कर सकती हो, वस्तु कहलाती है। ठीक है बच्चों, कहने का मीनिंग ये हुआ ऐसी सभी वस्तुएं जिनसे या जिनके द्वारा उत्पन्न किया हुआ प्रकाश या जिनके द्वारा परावर्तित किया हुआ प्रकाश किसी दर्पण या लेंस से टकराए और उन वस्तुओं का प्रतिबिंब बन सके, तो ऐसी सभी चीज़ों को वस्तु कहते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि ऐसी वस्तुएं जो खुद का प्रकाश उत्पन्न कर सकें उनको दीप्त वस्तुएं कहा जाता है या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और जो वस्तुएं अपना खुद का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं और सिर्फ दूसरी वस्तु द्वारा उत्पन्न प्रकाश से ही चमकती हैं उनको अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन प्रतिबिंब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। प्रतिबिंब हम दर्पणों के द्वारा कैसे बनता है ये पढ़ेंगे, प्रतिबिंब लेंस के द्वारा कैसे बनता है ये पढ़ेंगे। तो इन सभी चीज़ों में कोई वस्तु दीप्त है या अदीप्त है इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि या तो वो खुद का प्रकाश उत्पन्न करे, नहीं कर सकती है तो किसी दूसरी वस्तु द्वारा उत्पन्न प्रकाश को परावर्तित करे। ठीक है बच्चों, आपके सामने इस चैप्टर के हिसाब से प्रकाश का अध्ययन करने के लिए, प्रकाश में प्रतिबिंब बनने का अध्ययन करने के लिए हम कैसी वस्तुएं देख सकते हैं, ये उदाहरण आपके सामने है। बल्ब, दीपक, पेड़, पिन, तीर का निशान, ये कुछ वस्तुओं के उदाहरण हैं। यहाँ पर देखने की बात यह है कि बल्ब और दीपक ये दोनों खुद का प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, तो इसलिए ये दीप्त वस्तुओं के उदाहरण हैं। ठीक है, पेड़, पिन, तीर ये खुद का प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते, अपितु दूसरी वस्तुओं द्वारा उत्पन्न प्रकाश को परावर्तित कर सकते हैं। उन्हीं की दूसरी वस्तुओं द्वारा उत्पन्न प्रकाश की वजह से ही ये चमकते हुए प्रतीत होते हैं या हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन पेड़, पिन, तीर भी दूसरी वस्तुओं द्वारा उत्पन्न प्रकाश का परावर्तन कर सकते हैं, सो इसलिए इनका भी प्रतिबिंब बन सकता है। तो इनको भी हम प्रकाश इस चैप्टर के हिसाब से वस्तु बोलेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वस्तु जनरली दो प्रकार से डिफाइन की जा सकती है उनके आकार के आधार पर। वस्तुएं छोटी भी हो सकती हैं, वस्तुएं बड़ी भी हो सकती हैं। छोटी वस्तुओं को सूक्ष्म वस्तुएं बोलते हैं, यानी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और विस्तारित वस्तुओं को एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि बड़ी वस्तुओं को विस्तारित वस्तुएं बोलते हैं। इनका आकार डिपेंड करता है कि इनके सामने दर्पण या लेंस का आकार कितना है। अगर ये दर्पण और लेंस के आकार के सामने बहुत छोटी हैं तो इनको सूक्ष्म वस्तुएं बोला जाएगा, और अगर इनका आकार सामने रखे दर्पण या लेंस के अनुपात में बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इनको विस्तारित वस्तुएं बोला जाएगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। क्लास 10वीं तक हमें सिर्फ सूक्ष्म वस्तुओं के बारे में ही बात करनी है। हम ये मान के चलते हैं कि दर्पण का साइज वस्तु के साइज में बहुत बड़ा है, तो सभी वस्तुएं जो हम आज की क्लास के हिसाब से पढ़ेंगे, क्लास 10th के हिसाब से पढ़ेंगे, वो सूक्ष्म वस्तुएं ही पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सूक्ष्म वस्तुओं को एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और विस्तारित वस्तुओं को एक तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये आपके सामने है। यहाँ पर ये जो डॉट दिखाई दे रहा है, जो बिंदु दिखाई दे रहा है, ये डिनोट करता है पॉइंट ऑब्जेक्ट को, सूक्ष्म वस्तुओं को, और ये जो तीर का निशान है ये डिनोट करता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि विस्तारित वस्तुओं को। आप तीर का निशान आगे दर्पण में और लेंस में फ्रीक्वेंटली देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, प्रतिबिंब एक प्रकाशीय प्रतीति होती है जो प्रकाश किरणों के दर्पणों से परावर्तन अथवा लेंसों के अपवर्तन के उपरांत निर्माण होती हैं। ठीक है बच्चों, जब कुछ प्रकाश किरणें किसी दर्पण से टकरा के परिवर्तित होती हैं या लेंसों से टकरा के अपवर्तित होती हैं, तो उसके बाद या तो वो कहीं जाके मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसी प्रकाशीय प्रतीति या इसी ऑप्टिकल अपीयरेंस, इसी प्रकाशीय दिखावट को जो इन किरणों के टकराने से हमें दिखाई पड़ता है उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आपके सामने प्रतिबिंब बनने के दो उदाहरण हमने दिए हैं। सबसे पहले, समतल दर्पण में अपने चेहरे को जब आप देखते हैं तो आपको अपना चेहरा उस दर्पण के अंदर दिखाई देता है। ओके,
सो ये एक प्रतिबिंब बनने का उदाहरण होता है। ठीक इसी प्रकार जब आप सिनेमा हॉल में किसी फिल्म को देखते हैं कि स्क्रीन पर दिखाई जाती है वो फिल्म, तो वो भी एक प्रतिबिंब का उदाहरण होता है। ठीक है, ये दो उदाहरण जो हैं प्रतिबिंब के उदाहरण हैं, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे प्रतिबिंब के भी दो प्रकार होते हैं। तो ये दोनों हैं तो प्रतिबिंब, लेकिन इन दोनों में भी कुछ बेसिक डिफरेंस है, वो हमें अगली कुछ स्लाइड्स में समझ में आएंगे। सो प्रतिबिंब बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आभासी प्रतिबिंब और दूसरे होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोला जाता है वर्चुअल इमेज, और वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोला जाता है रियल इमेज। आभासी प्रतिबिंब ऐसे प्रतिबिंब जिनका हमें सिर्फ आभास मात्र होता है। ठीक है, वास्तव में हम उनको किसी पर्दे पर नहीं उतार सकते। वास्तविक प्रतिबिंब जो वास्तव में होते हैं उन्हें हम वास्तव में किसी पर्दे के ऊपर उतार सकते हैं, तो इसलिए उनको वास्तविक बोला जाता है। और चूंकि आभासी प्रतिबिंब को किसी पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, अपितु हमें उनका सिर्फ आभास मात्र होता है, तो उनको इसलिए आभास मात्र होता है, इसलिए आभासी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब जिनको इंग्लिश में वर्चुअल इमेज भी कहा जाता है, उनके बारे में कुछ बातें आपके सामने ये लिखी हुई हैं। ऐसे प्रतिबिंब जिनको किसी पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा किसी पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता तो देखेंगे कैसे? दूसरी लाइन इस चीज को स्पष्ट करती है। आभासी प्रतिबिंब केवल दर्पण एवं लेंस पर ही देखे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप किसी दर्पण या लेंस में देखो तभी ऐसे प्रतिबिंब दिखाई पड़ेंगे। अगर आप दर्पण और लेंस के अलावा कहीं और देखेंगे तो दिखाई ही नहीं पड़ेंगे, बिकॉज ये किसी पर्दे पर नहीं लिए जा सकते, इनको दीवार पर नहीं लिया जा सकता। इनको अगर देखना है तो आपको दर्पण में ही देखना पड़ेगा या लेंस में ही देखना पड़ेगा। अगर आप किसी दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने अपने बाल बनाने के लिए खड़े हुए हैं तो आपको अपना प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण में ही देखना पड़ेगा, किसी दीवार पे नहीं देख सकते। ये बात समझ में आई बच्चों? सो यानी कि आभासी प्रतिबिंब को अगर देखना है तो आपको समतल दर्पण में ही देखना है, लेंस में ही देखना है, किसी पर्दे पर नहीं उनको देखा जा सकता। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हुई। तीसरा जो उदाहरण है वो इन चीज़ों का एक उदाहरण है, आभासी प्रतिबिंब का एक उदाहरण है। समतल दर्पण में अपने चेहरे को देखा जाना आभासी प्रतिबिंब का एक उदाहरण है। आभासी प्रतिबिंब को बनाने के लिए प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, अपितु मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है बच्चों, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से आती हैं तो वो किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात आभासी प्रतिबिंब अगर बनाती हैं तो वो वास्तव में एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। टकराने के पश्चात वो ऐसा लगता है किसी पॉइंट से मिलती हुई, किसी पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, किसी पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसलिए बिकॉज वो सच में नहीं मिल रही हैं बल्कि मिलने का आभास मात्र हो रहा है, तो इसलिए इन प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज भी कहा जाता है। ये आपके सामने वर्चुअल इमेज या आभासी प्रतिबिंब का एक उदाहरण है। देखिए ये एक वस्तु रखी हुई है और दर्पण के सामने रखी हुई है। ठीक है बच्चों, सो इस वस्तु का इस दर्पण में एक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, लेकिन इस प्रतिबिंब को देखने के लिए आपको इस दर्पण के अंदर ही देखना होगा, किसी स्क्रीन पे नहीं देख सकते इसको। ठीक है, सो इसलिए इस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे आपके सामने दूसरा एक उदाहरण है। यहाँ पे देखिए ए है ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सूक्ष्म वस्तु है, एक दर्पण के सामने रखी हुई है, मिरर के सामने रखी हुई है। हमने बताया था आपको कि मिरर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो एक मिरर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन खींची हुई है, उसकी तरफ उसके पीछे ये इस तरह तिरछी रेखाएं खींची गई हैं, तो इसलिए ये जो चीज़ है ये दर्पण है। ठीक है बच्चों, यहाँ से दो किरणें चली हैं, एक किरण यहाँ से टकराई और यहीं से वापस हो गई, हम आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों हुआ। और दूसरी किरण ऐसे चली और प्रकाश परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए इधर चलेगी। ठीक है बच्चों, सो देखो ये किरण यहाँ पे जा रही है और ये किरण यहाँ पे जा रही है, क्या ये वास्तव में मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, लेकिन ऐसा लगेगा। जब हम यहाँ से अपनी आंखों से देखेंगे तो हमें ऐसा प्रतीत होगा, जब हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, कि ये ए डैश पॉइंट से आ रही हैं। सो बच्चों देखो, टकराने के पश्चात ये किरण तो इधर चली गई और ये किरण इधर चली गई, तो वास्तव में तो नहीं मिली लेकिन मिलती हुई प्रतीत हुई। तो हमने अभी इसलिए ऐसे प्रतिबिंब को हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा था, ऐसे प्रतिबिंब जिनमें प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में ना मिले अपितु मिलते हुए प्रतीत हों, तो ऐसे सभी प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। आगे बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं? इंग्लिश में वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज कहा जाता है। ऐसे प्रतिबिंब जिनको कि किसी पर्दे पर उतारा जा सकता हो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को किसी पर्दे पर देखा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को देखने के लिए आपको किसी
दर्पण या लेंस में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके अलावा भी दिख जाएंगे आपको वो। ये बात समझ में आई बच्चों? जैसे कि सिनेमा हॉल में किसी फिल्म को स्क्रीन पर दिखाया जाना वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण है। अब आपको किसी लेंस में देखना पड़ रहा है? नहीं। किसी दर्पण में देखना पड़ रहा है? नहीं। एक पर्दा है, पर्दे पे आपको पूरा प्रतिबिंब सामने दिख रहा है, पूरी मूवी चल रही है। सो इसलिए ये जो उदाहरण है वो वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण है। अब जैसा हमने पहले पढ़ा था कि आभासी प्रतिबिंब में जो प्रकाश किरणें होती हैं वो वास्तव में मिलती नहीं है, अपितु मिलती हुई प्रतीत होती है। वास्तविक प्रतिबिंब इसका ठीक उल्टा है। वास्तविक प्रतिबिंब को बनाने के लिए प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं, आभासी प्रतिबिंब में मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में मिलती हैं। सो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये एक थिएटर हॉल का सीन है और सामने एक राष्ट्रगान चल रहा है, शायद इसीलिए ये लोग सब खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे देखने की बात ये है कि एक पर्दा है, पर्दे के ऊपर एक इमेज बन रही है। ठीक है बच्चों, इसको देखने के लिए कोई दर्पण नहीं रखा हुआ है, जैसे पहले उदाहरण में एक दर्पण रखा हुआ था। ठीक है, वास्तव में सभी लोग बिना किसी दर्पण या बिना किसी लेंस की मदद से एक पर्दे पे उस चीज को देख सकते हैं, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है बच्चों, ठीक ऐसे ही एक उदाहरण हमने दिया है जो आगे हम पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर्स में। पहले देखा था हमने समतल दर्पण में प्रकाश किरणें मिली नहीं थी परावर्तन के पश्चात, लेकिन यहाँ पे देखिए एक प्रकाश किरण ये चली और यहाँ टकराने के पश्चात इस बिंदु को होते हुए चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण ये ऐसे गई और दर्पण से टकराने के पश्चात ऐसे सीधी निकल जाती है। ठीक है, लेकिन ये दोनों जो प्रकाश किरणें हैं टकराने के पश्चात वास्तव में इस पॉइंट पर काट रही हैं। सो इसलिए बच्चों, बिकॉज इन दोनों किरणों ने दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक पॉइंट पर वास्तव में मिलती हैं, इसलिए इसको वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज कहा जाता है। बिकॉज यहाँ पर जो किरणों का मिलना है वो वास्तविक है। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई, और इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं, और आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।